गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे आसान टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक। बट इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। आपने अभी तक क्लास 10 तक जितना भी देखा, कैलेंडर ईयर हमेशा फॉलो किया। मतलब कि आपका जो साल, नया साल चालू होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। जबकि अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। तो जितनी भी आप अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, चाहे वो क्लास 11th में, क्लास 12th में, आगे कभी भी आप अकाउंट्स पढ़ें, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें हमेशा ये आपका फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा, आपको खुद याद होना चाहिए। क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे करके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो हम लोग जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे इसके हिसाब से पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर की बात करें, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किस बेस पे बनाई जाती है, मतलब अकाउंटिंग जब आप करते हैं तो कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है या कैसे लॉस निकाला, जो भी निकाला जाता है वो हम लोग आगे सीखेंगे। बट उसके पीछे का क्या बेस होता है, मतलब कौन सा टाइम पीरियड लेते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 2 पार्ट में डिवाइड है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। अब क्या मतलब है कैश बेसिस का और अक्रूवल बेसिस का? आपको पता है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। कोई बिजनेस में सिर्फ नगद चलता है जिसको हम लोग कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। कोई बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन चलता है, मतलब उधारी चलती है, और कोई बिजनेस में दोनों चलता है। तो इन्हीं सब के बेसिस पे हम लोग ने ये 2 बेसिस डिवाइड किए हैं। कैश बेसिस का मतलब सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन इस अकाउंटिंग में लगेगा। अक्रूवल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों लगेगा। तो इसमें सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन लाएंगे और इसमें कैश एज वेल एज क्रेडिट में आएंगे। इस चैप्टर में हम लोग को एक रेवेन्यू दे दी जाएगी। सपोज मेरी रेवेन्यू है 5 लाख रुपीस और कुछ एक्सपेंसेस बता दिए जाएंगे। सपोज मेरे एक्सपेंसेस 3 लाख है, तो बताओ मेरी इनकम कितनी हुई। आप बोलेंगे सर रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दिया, मतलब 5 लाख में से 3 लाख माइनस कर दिया, 2 लाख आपकी इनकम आ गई। तो ये तो बहुत इजी, और इस चैप्टर में हम लोग यही सीखने वाले हैं। टफ पार्ट क्या होगा या ट्रिकी पार्ट क्या होगा इस चैप्टर में? टाइम पीरियड, कि कौन से टाइम पीरियड को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, आप उससे कंफ्यूज ना हो, और उस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब क्या है। मतलब वो ट्रांजैक्शन जो कैश में हो सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट में हो तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मैं थोड़ी देर इसको हटा दूं, मैंने कहा ये जनवरी है, ये फेब है और ये मार्च है। मैं अपनी अकाउंटिंग में अपना जो खाता है, पर्सनली मैं अगर बात करूं तो मैं हर महीने के एंड में अपने सारे एक्सपेंसेस लिख लेता हूं। हर महीने के एंड में, जनवरी के एंड में, फेब के एंड में और मार्च के एंड में मैं अपने एक्सपेंसेस लिखता हूं। मैंने 1 जनवरी को ना मोबाइल का रिचार्ज करवाया। मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड मोबाइल है, तो जब मैं रिचार्ज कराया मैंने अगले 3 महीने का रिचार्ज करा दिया। लाइक मैंने 600 रुपीज का रिचार्ज कराया अगले 3 महीने का। ये इधर का भी है, इधर का भी है और इधर का भी है। पहले महीने का 200, दूसरे महीने का 200, तीसरे महीने का 200। मैंने ये पूरी पेमेंट 1 जनवरी को ही पे कर दी। जब मैं जनवरी के एंड में अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करूंगा तो मैं एक्सपेंसेस कितने रिकॉर्ड करूंगा? क्या मैं एक्सपेंसेस सिर्फ 200 रिकॉर्ड करूं या मैं पूरा का पूरा 600 रिकॉर्ड करूं? तो ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं, और वही 2 मैंने अभी आपको बताया, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। अगर मैं बोलूं एज पर कैश बेसिस, कैश बेसिस का मतलब आपने इस पूरे महीने कितना खर्चा किया। मैंने अभी आपको सिर्फ एक एक्सपेंस की बात बताई, 600, तो मैंने इस महीने 600 एक्सपेंस किया, तो ये 600 हो गया कैश बेसिस के हिसाब से।
मतलब आपका फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो खर्चा है ये कितने महीने का है, आपने इस महीने कितना खर्चा किया बस वही रिकॉर्ड करना है। अगर मैं बोलता हूं एक और दूसरा ट्रांजैक्शन एग्जांपल लूं, ये जनवरी है, ये फेब है, मैंने बच्चों को कोचिंग पढ़ाई, इस महीने पढ़ाई, बट मुझे इस महीने कोई भी अभी तक फीस नहीं मिली। मुझे 5000 मिल जानी चाहिए थी बट मुझे कोई भी फीस अभी तक नहीं मिली। 5000 में इसका चार्ज करूंगा, 5000 में इसका चार्ज करूंगा। फेब में मुझे टोटल 10,000 रुपीज मिल गया। मुझे फेब में जनवरी की भी फीस मिल गई और फेब की भी मिल गई, टोटल 10,000। तो अगर जब मैं जनवरी में अपनी इनकम रिकॉर्ड करूंगा तो वो नील होगी, बट अगर मैं जब फेब में रिकॉर्ड करूंगा तो फेब में मेरी इनकम कितनी होगी, 10,000। कहने का मतलब ये है कैश बेसिस में आप सिर्फ ये देखते हैं कि आपको कैश कब मिला, चाहे वो कोई भी पीरियड का हो। देखो तो ये 10,000 फेब का नहीं है, इसमें 5,000 जनवरी का है, 5,000 फेब का है, बट हमने अपनी इनकम कितनी रिकॉर्ड की है, 10,000। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो आपने कैश में अकर हुए हैं और उस वक्त हुए, पहले के हो बाद के हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर गिवन है 2018-19, मतलब आपको 2018 और 19 की इनकम निकालनी है। कैश सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है। जब सेल्स गिवन है तो सेल्स से आप ये समझिए कि आपके पास पैसा आएगा, आप बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये रेवेन्यू के लिए। कुछ खर्चा हुआ है 70,000, जिसमें 40,000 अभी भी पे करना बाकी है। मतलब कितना हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 40,000 हमने अभी तक ऑलरेडी पे कर रखा है। हमको इनकम फाइंड करनी है एज पर कैश बेसिस। हम लोग अभी इनकम फाइंड करने वाले हैं एज पर कैश बेसिस, फिर इसके बाद हम लोग अक्रूवल बेसिस भी सीखेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपका रेवेन्यू कितना है, आपको कैश कितना आया। कैश सेल्स मतलब बेचा, नगद आपने सेल की तो 90,000 आया, उधारी सेल की तो 60,000 आया। मेरे को बस ये बताओ कि आपको कैश कितना है। कैश तो देखिए आपकी 90,000, नगद आपने बेचा, आपको तुरंत का तुरंत 90,000 मिल गया। ये 60,000 बाद में मिलेगा, मेरे को बाद वाली चीजें रिकॉर्ड नहीं करनी है, मेरे को तो बस ये रिकॉर्ड करना है कि मुझे अभी कितना कैश मिला। खर्चा टोटल तो मेरा 70,000 होना चाहिए था, बट 30,000 अभी भी पे करना बाकी है और 40,000 मैंने एक्चुअली पे कर दिया है। मुझे ये बताओ कि आपकी जेब से आज की तारीख में कितना पैसा गया, 40,000। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, एक्सपेंसेस कितना हो गया, 40,000। अपनी रेवेन्यू में से मैं अगर एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो 50,000 आंसर आ गया। ये आपकी नेट इनकम हो गई। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि आज की तारीख में या इस पूरे साल आपको कितना पैसा मिला, कितना खर्चा आपकी जेब से एक्चुअली हुआ, और उसमें आप उनको सॉल्व करते हैं और एक फाइनली नेट इनकम फाइंड करते हैं। तो कैश बेसिस में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस आपको डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर देना है। अब अक्रूवल बेसिस देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब अक्रूवल बेसिस, जैसा कि भी मैंने बताया, अक्रूवल बेसिस में कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड होते हैं। ये तो सिर्फ रही बात ट्रांजैक्शन की, बट इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अक्रूवल बेसिस का मतलब ये है कि आप पूरे साल को बस देखें और मुझे ये बताएं कि कितनी इनकम होनी चाहिए थी या कितना एक्सपेंस होना चाहिए था। एक्चुअली कितना हुआ उसको आप इररिलेवेंट करते हैं, उसको आप कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो होना कितना चाहिए था सिर्फ वो बताना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये पूरा साल है, ये 1 अप्रैल 2018, ये 31 मार्च 2019। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए नहीं हटाया है क्योंकि अभी यही क्वेश्चन हम लोग अक्रूवल बेसिस पे भी करने वाले हैं। कैश बेसिस पे क्या, अक्रूवल बेसिस पे भी करेंगे, और पहले अक्रूवल बेसिस समझ लेते हैं। ये पूरा साल है और मुझे सैलरी मिलती है 1 लाख रुपीज पर मंथ। मैं कितना बोलता हूँ, 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो मुझे बताओ इस पूरे साल मुझे कितनी सैलरी मिल जानी चाहिए।
जब मैं ये कहूं मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए 12 लाख, बट मुझे जो इंस्टीट्यूशन सैलरी देता है वो थोड़ा सा देर करके देता है, थोड़ा रुक के देता है। तो उन्होंने अभी तक मुझे आउट ऑफ दिस 12 लाख मुझे दिया है 10 लाख पे कर दिया है, मतलब 10 लाख रिसीव हो गया है मुझे, और बोला है 2 लाख इन कमिंग टाइम में दे देंगे, स्टिल हैज टू बी रिसीव या रिसीवेबल मैं लिख दूं। ये मुझे 10 लाख ऑलरेडी मिल गया है और 2 लाख अभी भी मिलना बाकी है, वो मुझे आगे मिलेगा। अगर मैं बोलता हूं अक्रूवल बेसिस के हिसाब से अकाउंटिंग बताओ तो मेरी इनकम कितनी होगी। अक्रूवल बेसिस में आपको ये नहीं देखना होता है कि कितना मिल चुका है या कितना मिलना बाकी है, आपको बस ये देखना है कि कितना मिलना चाहिए था। तो एज पर अक्रूवल बेसिस मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा 12 लाख। और अगर यही चीज मैंने पूछी होती कि एज पर कैश बेसिस तो आप क्या बोलते? एज पर कैश बेसिस हम लोग क्या देखते हैं कि एक्चुअली कितना रिसीव हुआ, जो कि 10 लाख हुआ। तो यहां पे ही दोनों का फर्क आ जाता है। अक्रूवल बेसिस में कितना मिलना चाहिए था 12 लाख, भले मिला कितना भी हो इररिलेवेंट है। कैश बेसिस में मुझे एक्चुअली कितना रिसीव हुआ है 10 लाख। इस 2 लाख का दोनों में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये तो था अक्रूवल बेसिस कि आपको पूरे साल कितना मिलना चाहिए था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमको इनकम निकालनी है एज पर अक्रूवल बेसिस। आइए इनकम निकालते हैं। हाँ जी, तो इनकम देखते हैं एज पर अक्रूवल बेसिस। सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को रेवेन्यू कि कितना मेरा रेवेन्यू हुआ। अब आपको अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बताना है, मतलब अब आपको ये बताना है कितनी आपने टोटल सेल की है, कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिलना बाकी है, इससे मतलब नहीं है। आपने टोटल सेल्स कितनी की है, तो देख सकते हैं टोटल सेल्स अब कितनी हो जाएगी 1,50,000। इनको ऐड कर दिया मैंने। और मैंने वैसे भी बता रखा था कि कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों ही रिकॉर्ड होते हैं। क्यों रिकॉर्ड होते हैं अब तक आप समझ गए होंगे। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो आपको क्या बताना है कि अभी तक कितने एक्सपेंसेस हो जाने चाहिए थे, आपने कितने पे किए हैं या कितने पे करने बाकी हैं, वो आपके लिए इररिलेवेंट है। कितने एक्सपेंसेस थे 70,000, 40 पे कर दिए हैं, 30 पे करने अभी भी बाकी हैं। ये दोनों ही यहाँ पे वेस्ट है, ये इंफॉर्मेशन वेस्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है 70,000, तो 70,000 आपका एक्सपेंस हो गया। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 80,000 नेट इनकम आ गई। तो इस चैप्टर में हम लोग को कुछ इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे और आपसे बोला जाएगा कि नेट इनकम बताइए एज पर अक्रूवल बेसिस और एज पर कैश बेसिस। तो दोनों के बेसिस से आंसर सेम भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट है, सेम भी आ सकता है। इनके बीच का डिफरेंस कभी पूछा जाएगा तो आप अपने वर्ड्स में इसका डिफरेंस भी लिख सकते हैं। जनरली इससे या तो इस तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है या तो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का डिफरेंस पूछा जाता है। तो कैश बेसिस में आप अपने हिसाब से डिफरेंस लिख देंगे कि कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं और उसमें क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन दोनों होते हैं। अब बताओ कौन सा सही तरीका है। अगर हम सिर्फ कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं जो अभी हम लोगों ने सीखा, तो उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिखते हैं, हम लोग एक्चुअल अपना रेवेन्यू या अपना एक्सपेंस नहीं कंसीडर करते हैं, बस ये देखते हैं कि कितना पैसा मिला। तो वो जो मेथड है वो सही मेथड नहीं है। सही मेथड किसको कहा गया है, अक्रूवल बेसिस को कहा गया है। तो आप एग्जाम में भी यही लिखेंगे कि अक्रूवल बेसिस इज अ करेक्ट मेथड एंड इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।